So we're going to be changing the name of the Gulf of Mexico to the Gulf of America. The Gulf of America, what a beautiful name. तो ये थे अमेरिका के होने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो कह रहे हैं कि गल्फ ऑफ मेक्सिको का नाम बदल के गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया जाएगा। तो आखिर ये नाम बदला क्यों जा रहा है, और ये ट्रंप जो बहुत सारी धमकियां दे रहे हैं अपने पड़ोसी देशों को, क्या उन्हीं में से एक धमकी है? इज इट एन एम्प्टी थ्रेट? क्या सही में ये नाम बदल देंगे, और इसके पीछे के रीजंस क्या हैं, यही हम जानेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए जानने की चीज है वो कि इन समुद्र का, इन ओशंस का नाम कौन रखता है और इन्हें चेंज कैसे किया जा सकता है। तो स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़। अब दोस्तों, पिछले 3-4 हफ्तों से डोनाल्ड ट्रंप लगातार यूएस के पड़ोसियों को धमकाए जा रहे हैं या फिर उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। सबसे प्रोमिनेंट उन देशों में है कनाडा, जिसका कल ही डोनाल्ड ट्रंप ने एक मैप शेयर करके कहा कि ये तो पूरा यूएस का हिस्सा है। इसके पहले इसे 51st स्टेट ऑफ यूएसए भी कहा गया था। एक और पड़ोसी है मैक्सिको, इसे अब कहा गया है कि आपके गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम चेंज करके हम गल्फ ऑफ अमेरिका कर देंगे, आपके बॉर्डर्स को सील कर देंगे। पहले भी डोनाल्ड ट्रंप इनसे काफी बॉर्डर की वॉल बनाकर इनको धमका चुके हैं लास्ट टर्म में। अब ये सब धमकियां, मैं इनको थ्रेट्स ही कह रहा हूं। रीजन बीइंग, ये थ्रेट्स दिए जा रहे हैं ताकि यूएस इन देशों के साथ बेहतर ट्रेड डील साइन कर सके। जब डोनाल्ड ट्रंप पावर में आएंगे तो उनका सबसे नंबर 1 मकसद यही है कि जहां पर भी यूएस का ट्रेड डेफिसिट है या यूएस ट्रेड डील साइन करता है, उनमें यूएस को फायदा हो, ना कि इन देशों को। तो कनाडा हो, मैक्सिको हो, ग्रीनलैंड या डेनमार्क है, या फिर आप पैनामा कैनाल को ही देखेंगे, दीज आर ऑल वेरी क्लोजली रिलेटेड टू ट्रेड। हालांकि ग्रीनलैंड का रीजन थोड़ा सा इकोनॉमिक और ज्योग्राफिक सिक्योरिटी भी हो सकती है, बट अगेन वहां पर भी ट्रेड ही एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। अब जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने कल ये बात कही, तो वैसे ही वहां की एक सेनेटर ने तुरंत ये कह दिया कि हम कानून लेकर आएंगे, प्रस्ताव लेकर आएंगे और इसका नाम बदलवा देंगे। तो देखिए, अगर मैं आपको सीधे तौर पर कहूं कि क्या अमेरिका की संसद यानी कि वहां की कांग्रेस कोई भी जगह का नाम चेंज कर सकती है, तो इसका आंसर है हाँ। यूएसए अपने किताबों में या अपने रिकॉर्ड में जगह का नाम बदल सकता है, लेकिन दुनिया उसे माने ये जरूरी नहीं है। दुनिया किसकी बात को मानती है, आगे आपको पता चल जाएगा। फिलहाल थोड़ा गल्फ ऑफ मैक्सिको की लोकेशन की हम बात करें तो ये वो समुद्र है जो यहां पर नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के दक्षिणी और पूर्वी हिस्से में स्थित है। इसका मुख्य तौर पर बॉर्डर अगर आप देखोगे तो उत्तरी हिस्से में इसके यूनाइटेड स्टेट्स है और इसके वेस्टर्न एरिया में मेक्सिको है, साउथ में मेक्सिको है। और अगर हम ईस्ट की तरफ देखेंगे तो यहाँ क्यूबा जैसे आइलैंड्स हैं और अन्य कई छोटे मोटे आइलैंड्स हैं। तो मेनली ये एक ओवल शेप का समुद्र है और इसकी खास बात यह है कि इसका अटलांटिक ओशन के साथ कोई बहुत बड़ा कॉन्टैक्ट नहीं है, जिसके कारण यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवेस्टेटिंग टाइड्स या बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं आते हैं। तो इसकी जो कोस्ट लाइन है वो थोड़ी शांत सी कोस्ट लाइन है और इस कोस्ट लाइन के ऊपर काफ़ी लोग यहाँ पर शहर बसाकर इजीली रह सकते हैं। हालांकि यहाँ पर भी तूफान आते हैं, कई सारे समुद्री चक्रवर्ती तूफान यहाँ पर भी देखे गए हैं, बट स्टिल इट इज़ अ वेरी हॉस्पिटेबल एरिया। यहाँ का क्लाइमेट काफ़ी अच्छा है और ये जो गल्फ कोस्ट है अमेरिका का, ये इनका ऑलमोस्ट 2700 किलोमीटर लंबा कोस्ट लाइन है, राइट फ्रॉम फ्लोरिडा टिल टेक्सास। अगर इसकी कोस्ट लाइन की हम बात करें तो लगभग 2700 किलोमीटर की कोस्ट लाइन अमेरिका की है यहाँ पर, और लगभग 2800 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है मेक्सिको की। ऑलमोस्ट बराबर ही है कोस्ट लाइन, तो ऐसा भी कहीं नहीं कह सकते कि अमेरिका का ज्यादा लंबा कोस्ट है इसीलिए इसका नाम गल्फ ऑफ अमेरिका होना चाहिए। दोनों की बराबर ही है कोस्ट लाइन। और एक बात और कि ये पहली बार लोगों की नजर में कब आता है, यानी कि देखिए यूरोपियंस की नजर में कब आता है, ड्यूरिंग द अर्ली 1500s, जब स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट यहाँ पर होती है और स्पेनिश कॉन्क्विस्टाडोर्स या फिर जो एक्सप्लोरर्स थे, एक्सप्लोरर क्या वो एक तरह के हत्यारे ही थे, वो आकर यहाँ पर एक्सप्लोर करते हैं और मेक्सिको में लड़ाइयाँ लड़ते हैं वहाँ की लोकल ट्राइब से। तो उन्होंने ये एरिया पूरा इधर से एक्सप्लोर करना शुरू किया, जो आपको लाइंस यहाँ मैप पर नजर आ रही हैं। तो पिछले 500 सालों से एक तो इसका नाम यही है, पुराने मैप्स में भी इसका यही नाम देखने को मिलता है। और इसका एरिया अगर आप देखें तो लगभग 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा गल्फ बना देता है। इट इज द लार्जेस्ट गल्फ इन द एंटायर वर्ल्ड। दूसरी बात ये कि इसका जो डेप्थ है वो बहुत ज्यादा नहीं है, इट इज अ वेरी शैलो सी। अगर आप यहां पर देखेंगे तो मोस्टली कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाला एरिया ज्यादा है, जिसके कारण इसकी डेप्थ कम रह जाती है। अगर इसका आपकी एवरेज डेप्थ देखेंगे तो लगभग 1600 मीटर के आसपास, 1612 मीटर इसकी एवरेज डेप्थ है, विच इज नॉट वेरी डीप कंपेयर टू अदर ओशंस ऑफ द वर्ल्ड जैसे कि इंडियन ओशन। और ये कम डेप्थ के कारण यहाँ पर ऑफ शोर ऑयल ड्रिलिंग आसानी से हो सकती है, जो काफी बड़ी मात्रा में यहाँ पर होती भी है। ऑयल के लिए ड्रिल किया जाता है, प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर लगाए जाते हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल स्पिल भी 15 साल पहले यही हुआ था। डीप वाटर होराइजन नाम का एक कुआं था तेल का, जो लीक कर गया था और वो कई दिनों तक लीक करता गया, जिससे लाखों करोड़ों लीटर ऑयल पानी के अंदर, समुद्र के पानी में स्पिल कर गया। अब आखिर डोनाल्ड ट्रंप ये धमकी क्यों दे रहे हैं कि हम इसका नाम चेंज कर देंगे? देखिए, 3 कारण मुख्य रूप से गिनाए जा रहे हैं। नंबर 1, मेक्सिको से इलीगल इमिग्रेशन बड़ी संख्या में हो रहा है यूएस में।
And Mexico has to stop allowing millions of people to pour into our country. They can stop them. और डोनाल्ड ट्रंप शुरुआत से उसके खिलाफ रहे हैं। उन्होंने अपने पहले कार्यकाल में भी द ग्रेट वॉल बना दी थी, जो दक्षिणी बॉर्डर पर है यूएस और मेक्सिको के बीच में बनाई गई ये दीवार। हालांकि इमिग्रेंट्स को पूरी तरह से रोकने में कामयाब नहीं रही है, लेकिन काफी हद तक इसने मदद करी है। दूसरा, मेक्सिको के साथ जो अमेरिका का व्यापार होता है उसमें फायदा मेक्सिको का है। And we're going to put very serious tariffs on Mexico and Canada. यहां अगर आप 2021 के आंकड़ों को देखेंगे तो मेक्सिको से यूएस जाने वाला सामान $384 बिलियन के आसपास का है, और जो मेक्सिको इंपोर्ट करता है अमेरिका से वो 276 बिलियन है। कुल मिलाकर यहां पर इनका 110 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट रहता है, जो अमेरिका को शुरुआत से खलता है। टू बी वेरी स्पेसिफिक, डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि नहीं, ये ट्रेड डेफिसिट नहीं होना चाहिए। हालांकि यूएस का ज्यादातर ट्रेडिंग पार्टनर के साथ डेफिसिट ही है, लेकिन मेक्सिको के साथ उनको डेफिसिट ये बहुत बड़ा लगता है। अगर आप चाइना के आंकड़े देखेंगे तो चौंक जाएंगे, 300 to 400 बिलियन के बीच में ये आंकड़े रहते हैं। तीसरा रीजन है ड्रग्स। तो अमेरिकी सरकार इस बात से भी परेशान है कि मेक्सिको के रास्ते से मैक्सिमम क्वांटिटी में ड्रग्स अमेरिका में एंटर होते हैं, और वो भी कहीं ना कहीं बॉर्डर सिक्योरिटी से रिलेटेड ही इशू है। तो इन तीनों चीजों से ये लोग मेक्सिको पर प्रेशर बनाना चाहते हैं, इन तीनों कारणों से। और उसमें एक सबसे बड़ा जो हमें रिएक्शन देखने को मिला है वो यही है कि गल्फ ऑफ मेक्सिको का नाम बदल दिया जाए, क्योंकि गल्फ ऑफ मेक्सिको इतना बड़ा समुद्र है, इतना बड़ा सी है, कहीं ना कहीं उससे मेक्सिको के वासियों को चोट पहुंचेगी, उनके ईगो को, उनके प्रेस्टीज को चोट पहुंचेगी। कल को हमें भी कोई कह दे कि इंडियन ओशन का नाम हम बदलने की कोशिश करेंगे तो ऑफ कोर्स इंडिया विल ऑल्सो ऑब्जेक्ट। अब बात आती है कि आखिर ये नाम बदल कौन सकता है। तो देखिए, दुनिया के कई देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया था आज से लगभग 100 साल पहले, इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन IHO। तो ये यूएन से भी पहले बना हुआ संगठन है। 1921 में कुछ यूरोपियन देशों ने मिलकर इसको बनाया। धीरे धीरे और सदस्य जुड़ते गए। अभी के समय लगभग 104 कंट्रीज आर इट्स मेंबर्स। इंडिया इसका मेंबर है। IHO का ये काम है कि वो नेमिंग और स्टैंडर्डाइजेशन करे कि सारे समुद्र का नाम एक जैसा रहे। वैसे इसका प्राइमरी टास्क देखो, ज्योग्राफिक सर्वे करना है, हाइड्रोग्राफिक सर्वे करना है, कौन से रास्ते शिपिंग के लिए बेस्ट रहेंगे ये सब बताना है, और ये सब कुछ वो पब्लिश करता है इन द लिमिट्स ऑफ ओशंस एंड सीज में। तो ये उनका एक पब्लिकेशन है जिसमें वो हर समुद्र कहाँ से कहाँ तक है, कौन से लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से लेकर कहाँ तक होगा, इन सब बातों को डिटेल में डिस्क्राइब करता है। 10-20 साल में एक बार ये लिस्ट को अपडेट कर देते हैं। और IHO जो कि एक यूएन बॉडी नहीं है, इसे फिर भी यूनाइटेड नेशंस में ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ है, और यूएन मानता है कि आप ही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं, आपके पास टेक्निकल नॉलेज है कि आप हाइड्रोग्राफिक सर्वे करके बता सकें कि समुद्र का ओशन फ्लोर कैसा है, समुद्र के अंदर जो सारे ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं वो किस तरह से होंगे। उनकी डेटा जो है वो IHO से ही लिए जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि IHO का एकाधिकार है। कई बार जगहों के नाम लोकल सरकार भी तय करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम गुजरात में देखें तो यहाँ पर 2 गल्फ हैं, गल्फ ऑफ कच्छ एंड दूसरा है गल्फ ऑफ खंबात। अब IHO ये तय नहीं करेगा कि गल्फ ऑफ कच्छ या गल्फ ऑफ खंबात का नाम क्या हो। ये हमारे पास ही रहती है पावर, यानी कि भारत के पास, और वहां पर जो भारत सरकार उसे कहना चाहती है वो उसे कह देगी। और मोटे तौर पर उसमें IHO को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है कि जो कंट्री है जिनके आसपास इस तरह के समुद्र हैं तो वही उसका नाम रख दें। ओके, मेजर डिस्प्यूट जो होते हैं वो 2 बड़े देशों के बीच में ही होते हैं, या 2-4 देश जो हैं कभी ऑब्जेक्ट कर देते हैं कि इस समुद्र का नाम हमारे पीछे रख दो या हमारे मन चाह रख दो, तब डिस्प्यूट होते हैं। तो कोस्टल नेशंस और लोकल अथॉरिटीज भी नाम रख सकते हैं। हालांकि इनको कहा जाता है कि आप ऐसे नाम रखो जो कम से कम लोग प्रोनाउंस कर सकें, थोड़ा इंग्लिश भाषा में स्टैंडर्डाइजेशन उसका हो सके, ऐसा नाम रखा जाए। आप ऐसे अजीब से नाम मत रख दो कि कोई प्रोनाउंस ही नहीं कर पाए दुनिया में उसका नाम आपके अलावा। तीसरा, हिस्टोरिकल और कल्चरल इन्फ्लुएंस है। देखिए, कई समुद्रों का नाम सालों से, सदियों से चला आ रहा है, उन्हें कोई नहीं बदल सकता। हिस्टोरिकल कल्चरल रीजंस भी होते हैं, तो इनका नाम नहीं बदला जाता है। लोकल पॉपुलेशन जो उन्हें कह रही है वही कहा जाएगा। प्रॉब्लम आती है कुछ टिपिकल केसेस में, जिसका एक प्राइम एग्जांपल है सी ऑफ जापान। तो यहां पर क्या है कि नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और जापान, ये तीनों देश मिलकर डिसाइड नहीं कर पा रहे कि इस समुद्र को कहना क्या है। जापान कहता है कि ऑफ कोर्स सी ऑफ जापान कहना चाहिए, हमारे देश के पीछे इसका नाम रखो। कोरिया कहता है नहीं, इसे ईस्ट सी कहा जाए क्योंकि हमारे ईस्ट में है, तो इसीलिए इसे ईस्ट कहो। और नॉर्थ कोरिया वाले कुछ अपना ही नाम चाहते हैं, ईस्ट ऑफ कोरिया सी, ऐसा कुछ नाम उनका कहना है कि इसका रखा जाए। तो इसको लेकर एक लंबा झगड़ा चल रहा है। IHO भी इसे सॉल्व नहीं कर पाया है। मोस्टली सब जगह सी ऑफ जापान ही लिखा जाता है, लेकिन अगर आप कोरियन पब्लिकेशंस को देखेंगे तो वो ईस्ट सी टर्म का यूज करेंगे। कभी कभी चाइना भी उस टर्म का यूज कर लेता है। तो कहने का मतलब है कि ज्यादातर केसेस के अंदर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है, लेकिन इस तरह के कुछ टिपिकल केसेस के अंदर ये प्रॉब्लम आ जाती है। अब ऐसे में क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस ने भी एक अपना संगठन बना रखा है, और ये केवल समुद्रों के नाम के लिए नहीं है। दूसरी कोई भी कॉमन जगह है, कोई जमीन है, उसका भी नाम अगर चेंज करना है, कोई पेनिनसुला है
तो उसके अंदर भी यूनाइटेड नेशंस ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन ज्योग्राफिकल नेम्स UNGEGN ये काम करता है। तो ये संगठन IHO के साथ मिलकर काम करता है। IHO अपनी पूरी फाइंडिंग्स वगैरह पब्लिश करके यहाँ सबमिट कर देता है और UN के बॉडी को कहता है कि सर ये हमारा रिसर्च है, आप इसका नाम अब फाइनल कर दो UN के मेंबर्स के साथ डिस्कस करके। तो मोस्टली सारा काम IHO करता है टेक्निकल वाला, लेकिन फाइनल अप्रूवल कई बार UNGEGN से आते हैं। ओके, तो दोनों मिलके काम करते हैं। ये कोई फाइनल अथॉरिटी नहीं है, ऐसा नहीं है कि इसने कह दिया तो सबको मानना पड़ेगा। IHO की कही बात मोस्टली सारे देश मान लेते हैं। और पूरा प्रोसेस क्या है नाम चेंज करने का? मान लीजिए आज आपको चेंज करवाना है नाम गल्फ ऑफ मेक्सिको से गल्फ ऑफ अमेरिका, तो कोई भी देश जैसे US भी इन दोनों संगठनों का मेंबर है, तो वो जाकर पहले प्रपोजल डालेगा कि सर हमें चेंज करना है, फिर आप एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स बताओ यहाँ से यहाँ तक क्यों नाम बदला जाए, उसका कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है, अमेरिका से इसकी क्या हिस्ट्री रिलेटेड है, हमारी कोस्ट लाइन इतनी लंबी है 2700 किलोमीटर, इसलिए हम चाहते हैं कि गल्फ ऑफ अमेरिका कहलाए। इस तरह के कई सारे रीजंस आप दे सकते हैं। फिर उसके बाद IHO स्टेक होल्डर्स यानी कि सभी लोगों से बात करेगा, मैरीटाइम एक्सपर्ट्स हो गए, पड़ोसी देश हो गए, उनसे बात करी जाएगी, लोकल नाम जाने जाएंगे समुद्र के, रीजनल ट्रेडिशंस क्या हैं, सबको मद्देनजर रखते हुए डिसीजन लिया जाएगा। और फाइनली यहाँ पर रिव्यू भी हो सकता है। आपको पसंद नहीं आ रहा, कोई आप दूसरे देश हैं, आप जाकर रिव्यू कर दीजिए उस डिसीजन को, और यहाँ पर ये सारी चर्चाओं, नेगोशिएशन, आर्बिट्रेशन के बाद में फाइनलाइज होता है कि नाम क्या रखा जाएगा। और फिर ये लिमिट्स ऑफ ओशंस एंड सीज के अंदर ये पब्लिश किया जाता है। तो ये पब्लिकेशन कई बार 10, 15, 20 साल में एक बार होता है। लास्ट 1980s के अंदर इसकी लिस्ट आई थी, फिर 2008 के अंदर आई थी, तो अब 15 साल हो चुके हैं, ये अपडेट नहीं हुआ है। मतलब 15 से 20 साल के अंदर कभी एक बार ये अपडेट होता है, तब इसके अंदर नाम चेंज किए जाते हैं। ओके, मेन बात जो IHO कहता है, उनकी खुद की वेबसाइट पे ये बातें लिखी हुई है कि अगर कोई नेमिंग होती है तो उसमें एक तो आप ज्योग्राफिक एक्यूरेसी का ध्यान रखिए, कल्चरल सेंसिटिविटी होनी चाहिए। कोई ऐसा नाम मत रख दो जो पड़ोसी देश के लिए दुखदायी हो, उनके लिए अपमानजनक हो, ऐसा नाम आपको नहीं रखना है। डुप्लीकेट नाम नहीं होने चाहिए, 2 C ऑफ जापान नहीं हो सकते, और पॉलिटिकली न्यूट्रल रखिए। कोई पॉलिटिकली नाम चार्ज नहीं होना चाहिए, कोई कांग्रेस या भाजपा पार्टी अपने नाम के पीछे समुद्र का नाम नहीं रखे। इस तरह की बेसिक बातों का आप ध्यान रखिए। तो देखिए, फाइनली जो ट्रंप चाहते हैं नाम चेंज करना, क्या वो अमेरिका के पब्लिकेशंस में कर सकते हैं? जी हाँ, अमेरिकी सरकार चाहे तो समुद्र का नाम चेंज कर सकती है, लेकिन दुनिया उसे मानेगी या नहीं मानेगी ये पूरा IHO के प्रोसीजर पे डिपेंड करेगा, और इसमें काफी टाइम लग जाता है। बहुत लंबे समय तक ये डिस्प्यूट्स यहाँ पर चलते रहते हैं। अब दोस्तों, फाइनली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अनअकैडमी का एक बहुत ही स्पेशल यहाँ पर प्लान आया है। अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो इस सब्सक्रिप्शन के अंदर आप ज्वाइन करके एक तो आपको बेस्ट प्राइस मिल जाएगी 24,000 and 25,000 रुपीज फॉर 12 and 18 months, एंड यहाँ पे जो सब्सक्रिप्शन है इट गारंटीज यू अ शॉर्ट सक्सेस। अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी होता है तो आपको अगले साल के लिए भी एक्सटेंशन दे दिया जाएगा, आप फिर से क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, बशर्ते आप ये वाली बातों को पूरा करते हैं। और याद रखिए, ये ऑफर केवल आज है, उसके बाद ये सीमित समय के लिए ही है, तो ये बंद हो जाएगा। हाँ, सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं, बट नॉट दिस वन। तो ये सारी नियम एवं शर्तें हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। वेबसाइट पे लिंक दे रखा है, वहाँ भी पढ़ लीजिए। हमारे अपकमिंग बैचेस आप यहाँ पर देख सकते हैं, हर भाषा के अंदर, हिंदी, इंग्लिश, हाइब्रिड लैंग्वेज, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों को मिलाकर ये सभी बैचेस हमारे स्टार्ट होने वाले हैं। और प्रीलिम सक्सेस प्रोग्राम हमारा 2025 के लिए भी चालू होगा 16 जनवरी से। UPSC ऑप्शनल के बैचेस भी जल्द ही स्टार्ट होने वाले हैं, और कुछ हो चुके हैं, उनको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और अगर इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन हो गया UPSC के लिए, सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन द मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम ऑफ अनअकैडमी। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।